Hello guys, welcome back to the operating system series of lecture chart. Today we are going to discuss about the round robin process scheduling algorithm. इसके पहले के लेक्चर में जैसे हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, SRTF, SJF ये सारे algorithm हमने डिस्कस किए हैं. Now it's time to discuss about the round robin, which is where modified version we can say rather than the others. Okay, so let's start with the round robin algorithm guys. अगर राउंड रॉबिन के एल्गोरिथम की अगर बात करते हैं तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज वेरी सिमिलर विद द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. अब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का ये मतलब इसके जैसे ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट क्यों क्यों कि यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है. एक्सेप्ट द सीपीयू बस असाइन विद द लिमिट्स कॉल्ड अ टाइम क्वांटम. मतलब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जैसे हमारे पास जो पहले प्रोसेस आई उसको हम पहले सीपीयू देते थे. राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में भी हम वही करेंगे, पहले जो प्रोसेस है उसको ही अलाउ करेंगे. बट यहाँ पर हम बर्स्ट टाइम जिस प्रोसेस का उतना है उतना समय ना देते हुए हम एक टाइम क्वांटम फिक्स करेंगे. 2 3 4 ऐसे कुछ टाइम क्वांटम फिक्स करेंगे और उतने समय के लिए वो प्रोसेस सीपीयू के पास चलेंगी. ये पहला पॉइंट हमारे पास राउंड रॉबिन का है गाइस. सेकंड पॉइंट, द एल्गोरिथम इज डिजाइन स्पेशली फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम. जहाँ पे मोर देन वन प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करना है, तो थोड़े थोड़े समय के लिए एक एक प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट करना है तो हम एक टाइम शेयरिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है विच इज वेरी फ्लेक्सिबल, विच इज वेरी व्हाट वी कैन से द रिलायबल टू द अदर वंस, जहां पर बहुत सारे यूजर्स को चांस मिलता है थोड़े थोड़े समय के लिए कुछ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो ये स्पेसिफिकली टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं ये डिजाइन यूज ज्यादा होती है. दिस एल्गोरिथम इज ओनली प्रिएम्प्टिव. यहाँ पर नॉन प्रिएम्प्टिव की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एक टाइम क्वांटम के बाद कंटेक्स्ट स्विचिंग होंगी ही होंगी और उसके बाद दूसरे प्रोसेस को चांस मिलेगा. ऐसा नहीं कि एक बार एक प्रोसेस को एक सीपीयू मिल गया तो वो अपने बस टाइम की तरफ बस टाइम जितना है उतना एग्जीक्यूट करेगा. ऐसा नहीं है. टाइम क्वांटम इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ओवर हियर. इन दिस स्कीम एवरी प्रोसेस गेट्स इक्वल चांस टू रन एज पर द टाइम क्वांटम. ओके, here to implement the round robin scheduling we keep the ready queue as the FIFO queue for the process and the running queue. तो इसके पहले के जो एल्गोरिथम हमने देखे थे उसमें वहां पर एक सिर्फ हमने रनिंग क्यू की ही बात की थी. लेकिन यहाँ पर राउंड रॉबिन क्यू में हमारे पास राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हमें दो क्यूज को यूज करना पड़ेगा. एक तो रेडी क्यू को मेंटेन करना पड़ेगा और उसके बाद रेडी क्यू को मेंटेन करने के बाद हमें रनिंग क्यू को भी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके उसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. क्योंकि हम इस लेक्चर में एक थ्योरी और उसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं, उसके एडवांटेजेस भी देखने वाले हैं. उसके बाद अगर पॉइंट करते थे न्यू प्रोसेस आर एडेड टू द टेल ऑफ द रेडी क्यू. तो रेडी क्यू में टाइम के हिसाब से प्रोसेस जैसे आते जाएंगे, अपने अपने प्रोसेस जब जब आएंगे तो अपने रेडी क्यू में जाके बैठ जाएंगे सो दैट दे गेट द चांस टू गेट द रनिंग बाय द सीपीयू. तो ये टेल में उस रेडी क्यू के जाके बैठ जाएंगे. The CPU scheduler picks the first process from the ready queue and set the timer to the interrupt after one time quantum and dispatch the process. यहाँ पर CPU शेड्यूलर जो हमारे पास है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, वो रेडी क्यू में से प्रोसेस को उठाएगा, सीपीयू के पास देते जाएगा, लेकिन वहां पर इंटरप्ट का टाइमिंग या एक डिस्पैच का टाइमिंग सेट किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं मिनिमम वन टाइम क्वांटम तो भी होना जरूरी है. हर एक टाइम क्वांटम के बाद वो चेक करते जाएंगे क्या दूसरी प्रोसेस रेडी है. अगर है तो इसको हमें टॉप पॉज करके दूसरे प्रोसेस को लाना पड़ेगा और स्विच करना पड़ेगा. यहाँ पर रहते परफॉर्मेंस ऑफ द राउंड रॉबिंग डिपेंड अपॉन द टाइम क्वांटम सिलेक्टेड. मतलब यहाँ पर टाइम क्वांटम का साइज कितना है, 2 मिलीसेकंड, 4 मिलीसेकंड, 8 मिलीसेकंड, इसके ऊपर इसका परफॉर्मेंस डिपेंड है. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा बड़ा ही होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए. अगर दोनों केस कंसिडर करते हैं, इफ द टाइम क्वांटम इज लार्जर सो इट इज एज गुड एज व्हाट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अगर टाइम क्वांटम ज्यादा रहेगा तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से चलेगा. लेकिन अगर टाइम क्वांटम अगर वेरी स्लो है या मतलब स्मॉल है, देन ईच प्रोसेस गेट द प्रोसेसर टाइम एंड शेयर द सीपीयू इक्वली. मतलब क्या कि सीपीयू इक्वली शेयर होगा एक टाइम क्वांटम के हिसाब से, बट यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड बढ़ेगा. सो एज वी आर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कंटेक्स्ट स्विचिंग और लेट्स से टाइम क्वांटम, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम क्वांटम अगर छोटा रहेगा तो कंटेक्स्ट स्विचिंग हमें बार बार करनी पड़ेगी, और बार बार कंटेक्स्ट स्विचिंग अगर करनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका ओवरहेड बढ़ सकता है. क्योंकि प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है कि पहले प्रोसेस को पॉज कराओ, उसके बाद दूसरा रीलोड कराओ, उसके पीसीबी की वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं हैंडल करना पड़ता है. तो ये सारी थ्योरेटिकल पॉइंट होगी. तो लेट्स टेक अ जनरल एग्जांपल गाइस. यहाँ पर हम प्रीएम्प्टिव नेचर ऑफ द आरआर देख रहे हैं, मतलब राउंड रॉबिंग जिसमें हमने टाइम क्वांटम लिया है 4. टाइम क्वांटम 4 लिया है, जिसमें हमारे पास 3 प्रोसेस है, प्रोसेस P1, P2, P3, जिसका बर्स्ट टाइम है 24, 3 एंड 3. और इसका अभी हमें चार्ट बनाना है. इसका वर्किंग हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वर्किंग कैसे वर्कआउट होता है. तो सबसे पहले यहाँ पर अराइवल टाइम गिवन नहीं है, अराइवल टाइम गिवन है, लेकिन हम इस ऑर्डर में हम उसको देख रहे हैं. मतलब क्या कि सबसे पहली प्रोसेस पहली आई है. यहाँ पर हमें सबसे पहले एक रेडी क्यू को बनाना पड़ेगा. रेडी क्यू को बनाने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब जब प्रोसेस अपन आएंगी तो सबसे पहले प्रोसेस अपने को रेडी क्यू में ऐड कर देंगे. सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई गाइस, P1.
तो P1 ने अपने को रेडी क्यू में डाल दिया। उसके बाद हमारे पास एक रनिंग क्यू है, रनिंग क्यू यहाँ पर मैं रेडी क्यू आर क्यू कर देते उसको, आर क्यू कर देते, यहाँ पर रनिंग क्यू कर देते हैं। ओके, यहाँ पर अभी क्या होगा, मतलब आर क्यू मतलब यही होगा, हमारे पास जो चार्ट बन रहा है, जो टाइम चार्ट या गैंट चार्ट बन रहा है, वो रनिंग क्यू है और उसके ऊपर रेडी क्यू है। तो सबसे पहले टाइम 0 से 0 पे जो प्रोसेस आई है वो कहीं ना कहीं है P1। तो P1 प्रोसेस आई है, तो P1 प्रोसेस को, ये हर प्रोसेस को यहाँ पे टाइम क्वांटम मिला है, टाइम क्वांटम है 4। तो क्या होगा कि इसका बर्स्ट टाइम है 24। अगर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता तो 24 समय तक पहले ही प्रोसेस चलती थी, लेकिन क्योंकि ये मॉडिफाइड वर्जन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, जहाँ पे लिमिटेड समय दिया जाता है, जैसे पहला सेंटेंस मैंने आपको थ्योरी में आपको बोला था, तो 0 से लेकर 4 तक पहली प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसी समय पे जब टाइम हुआ था 012, यहाँ पर प्रोसेस P2 भी आके बैठ गई है, प्रोसेस P2 भी आके बैठ गई है। उसके बाद प्रोसेस P3 भी आके बैठ गई है, यहाँ पे P3 भी आके बैठ गई है। तो जैसे ही 4 मिलीसेकंड टाइम होता है तो यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विच करना जरूरी है, हमें हमें देखना है फिर टेल में कौन सी प्रोसेस है रेडी क्यू में से। तो प्रोसेस हमारे पास प्रोसेस P2 है, तो P2 को हमें लेना पड़ेगा। P2 का हालांकि बस टाइम 3 ही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर बस टाइम टाइम क्वांटम से अगर छोटा है तो क्या होगा, तो वहां तक टाइम क्वांटम जितना है उतना यूटिलाइज नहीं होगा। अगर छोटी प्रोसेस है तो उतने समय में एग्जिट हो जाएंगी, और जो प्रोसेस का टाइम जो बचा हुआ है वो दूसरे प्रोसेस के लिए अलाउड होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक बार 4 टाइम क्वांटम मिल गया तो 4 टाइम क्वांटम तो हम टाइम पास करते रहेंगे प्रोसेस, ऐसा नहीं है। सीपीयू उसको मिनिमम टाइम में एग्जिट करके दूसरे प्रोसेस के ऊपर स्विच करेगा। तो 4 से लेकर 3 तक, मतलब ये टाइम क्वांटम 3 है तो 7 मिली सेकंड तक ये प्रोसेस P2 चलेंगी। ओके, उसके बाद फिर से देखा जाएगा कि रेडी क्यू में कौन रेडी है, तो P3 रेडी है। अभी P3 रेडी, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि P1 जैसे ही 4 टाइम क्वांटम जब निकला था, यहाँ पर 4 तक यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, तो P1 ने क्या किया, P1 ने अपने आप को रेडी क्यू में फिर से डाल दिया। P1 ने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही एग्जीक्यूशन जितने समय के लिए होता है वैसे ही इस पर्टिकुलर रनिंग क्यू में से प्रोसेस अपने रेडी क्यू में चली गई, ताकि उसको, क्योंकि और रिमेनिंग पोर्शन उसका वर्कआउट करना है, तो वर्कआउट करना है तो P1 वहां पे लग गई। जबकि यहाँ पे 3 ही प्रोसेस है, यहाँ पर P2 का एग्जीक्यूशन हो गया, तो यहाँ पर ये P2 निकल जाएंगी। उसके बाद रेडी क्यू में कौन रेडी है, P3 रेडी है, तो P3 को हम लाएंगे। तो P3 का टाइम कितना, टाइम कौन बस टाइम कितना है 3 मिली सेकंड, तो 7 से लेकर 3 तक ये भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो P3 भी यहाँ से निकल जाएंगे। अभी ये रेडी क्यू में नहीं बैठेंगे, बिकॉज ये एग्जीक्यूट हो रही थी, मतलब रेडी क्यू में वहां पे जाके नहीं बैठेंगी। ओके, यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस निकल चुकी है। अभी P1 है, तो P1 रेडी क्यू में रेडी ही है, तो P1 को फिर से लाएंगे पहली बार। तो 24 में से 4 गए तो इसका 20 सेकंड बचा था, तो इसको कहीं ना कहीं वर्कआउट करेंगे फिर से। तो जैसे ही 20 सेकंड बचा था तभी सेकंड टाइम उसको ला रहे थे, मतलब उसका 16 मिली सेकंड टाइम बचेगा। तो जैसे ही ये 16 मिली टाइम, मतलब 10 में से 4 तक ये चलेंगी, 14 तक, तो ये फिर से रेडी क्यू में जाके बैठ जाएंगे। मतलब फिर से नेक्स्ट प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में कौन रहेंगी, P1 ही रहेंगी। ओके, उसके बाद ऐसे चलते चलते P1 जब तक एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक P1 को ही चांस मिलेगा, और P1 पूरा एग्जीक्यूट होके P1 बाहर निकलेंगे, मतलब तीनों प्रोसेस यहाँ पर बाहर निकलेंगे। अगर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता तो P1 पहले निकलती थी, 24 मिली सेकंड तक कोई भी दूसरी प्रोसेस नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर ये टाइम क्वांटम सेट किया हुआ 4 मिली सेकंड का, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस P2 और P3 को हम कहीं ना कहीं चांस दे रहे हैं। तो ये जनरल एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, यहाँ पर हम उसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक अबाउट द डिटेल एग्जाम्पल, दैट इज व्हाट द प्रीएम्प्टिव एग्जाम्पल फॉर द राउंड रॉबिन शेड्यूल। जहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसपे टाइम क्वांटम हमने 2 सेट किया हुआ है, जहाँ पर P1 P2 P3 P4 ये 4 प्रोसेस है, उनका अराइवल टाइम गिवन है और उनका बर्स्ट टाइम भी गिवन है। अभी इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, रेडी क्यू को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें रनिंग क्यू को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे हमने बोला था। तो रेडी क्यू में सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे जैसे टाइम हो रहा है, टाइम होते ही क्या हो रहा है कि प्रोसेस अराइवल टाइम के हिसाब से अपने अपने रेडी क्यू में आ जाएंगे। रेडी क्यू में आ जाएंगे, मतलब P1 0 टाइम पे आई है, तो P1 यहाँ पे आके बैठ गई। यहाँ पर देखो, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो अराइवल टाइम है प्रोसेस P1 का 0, तो रेडी क्यू में उसकी पहले पोजीशन पे ये बैठ गई। अब रेडी क्यू में रेडी कौन है, P1 है, तो P1 को हम लेके जाएंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि रेडी क्यू में से शॉर्ट टर्म शेड्यूल आएगा, उसको पिकअप करेंगे और रनिंग क्यू में लेके जाएंगे। ओके, सीपीयू के पास देते जाएगा। तो P1 को हम क्या करेंगे, टाइम क्वांटम 2 हमारे पास अवेलेबल है, तो 0 से लेकर 2 तक P1 प्रोसेस को चलाएंगे। अभी 0 से लेकर 2 तक ये प्रोसेस जब चल रही थी, जिसके बीच में कहीं ना कहीं 1 टाइम सेकंड है, तो 1 टाइम मिली सेकंड में कहीं ना कहीं प्रोसेस P2 भी आई है, प्रोसेस P2 भी आई है। तो प्रोसेस P2 अपने क्यू में आके बैठ गई है, क्योंकि उसको भी नंबर लगाना है। मतलब P2 हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी हो गई, मतलब P2 हमारे नेक्स्ट कहीं ना कहीं रेडी क्यू में आइटम, वो जो प्रोसेस है वो बन गई।
तो जैसे ही ये 2 मिली सेकंड तक प्रोसेस P1 चलती है, जिसका बस टाइम 6 था, उसमें से 2 चला गया, मतलब और 4 बचा है, और 4 बचा है। तो जैसे ही ये 4 बचा है, तो 2 मिली सेकंड के बाद, अभी देखो 2 मिली सेकंड जब हो रहा था, तो 2 मिली सेकंड में प्रोसेस P3 भी आ चुकी है। तो P3 भी आ चुकी है, तो P3 प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में बैठ गई, रेडी क्यू में रेडी हो गई। और जैसे ही ये P1 यहाँ से 2 मिली सेकंड में जैसे ही एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये P1 प्रोसेस यहाँ से निकल के रेडी क्यू में जाके फिर से बैठ जाएंगी, क्योंकि उसको और उसका रिमेनिंग पोर्शन बचाना है, मतलब एग्जीक्यूट करवाना है। तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एक एक टाइम इंटरवल के साथ जब इंटरप्ट आ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं चेक करने पड़ेंगे टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल के हिसाब से रेडी क्यू में हमारी प्रोसेस रेडी हो रही है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2 मिली सेकंड के लिए जब रन, हम क्या करेंगे, P2 हमारी रेडी थी, तो P2 को लाएंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। P2 का बस टाइम कितना है, 4, लेकिन टाइम क्वांटम कितना है, 2, तो इसका 2 मिली सेकंड फिर से बचेगा। तो जैसे ही ये 2 से लेकर 4 तक जब चल रही थी, तो यहाँ पे बीच में भी 3 मिली सेकंड आता है। तो 3 मिली सेकंड में कोई प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन 4 मिली सेकंड में प्रोसेस आई है। ओके, तो कहीं ना कहीं हमारे पास अभी 4 मिली सेकंड में जब ये रन हो रही थी P2 प्रोसेस, तो जैसे ही हमारा टाइम हो चुका था 4 मिली सेकंड, उस समय पे हमारे पास P4 प्रोसेस यहाँ पे आके बैठ गई है, प्रोसेस यहाँ पर आके बैठ गई है। तो जैसे ये प्रोसेस आके बैठ गया, मतलब क्या कि P4 ने अपना नंबर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर पहले से P3 अभी बाकी है, तो P3 को हम लेना पड़ेगा। और जैसे ही P2 प्रोसेस 2 मिली सेकंड जब एग्जीक्यूट करती है, यहाँ से 4 मिली सेकंड के बाद, 4 मिली सेकंड के बाद फिर से वो जाके बैठ जाती है अपने रेडी क्यू में। अपना भी उसने अपना आइडेंटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो उसके बाद क्या होगा, P1 और P2 एग्जीक्यूट हो गई 2-2 मिली सेकंड के लिए। उसके बाद रेडी क्यू में कौन रेडी है, तो P3 रेडी है, तो P3 को लेके आए। P3 का बस टाइम कितना है, 2 मिली सेकंड, तो 4 से लेकर 2 तक ये प्रोसेस यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मतलब P3 हमारे यहाँ से निकल जाएंगी। तो P3 अभी रेडी क्यू में जाके बैठेंगी नहीं। तो जैसे ही टाइम सेकंड होगा 6 मिली सेकंड, तो बाकी प्रोसेस पूरे आ चुके हैं, कोई भी प्रोसेस अभी वेटिंग में नहीं है, मतलब आने की बाकी नहीं है। तो रेडी क्यू में हमारे पास यहाँ तक तो फिक्स है। उसके बाद हमारे पास अभी कौन सी रेडी है प्रोसेस, P1 गाइस, क्योंकि P1 ने खुद को अपने को रेडी क्यू में डाल के रखा था, जबकि उसका 6 में से 2 हिस्सा बचा था, 4 हिस्सा बचा है, फिर भी वो 2 मिली सेकंड के लिए चलेंगे, मतलब 2 हिस्सा पुस्सा बचेगा। तो 2 मिली सेकंड, मतलब 6 से लेकर 8 तक ये प्रोसेस चलेंगी P1। और जैसे ही 8 मिली सेकंड होता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है और बचा है थोड़ा सा, फिर से ये क्या कर देंगी, अपने आप को रेडी क्यू में डाल देंगी, अपने आप को रेडी क्यू में डाल देंगी। उसके बाद हमारे पास कौन रेडी है, तो P4 रेडी है गाइस, तो P4 को हम लाएंगे। P4 का बस टाइम देखेंगे कितना है, 1, टाइम क्वांटम कितना है, 2। तो ये 1 सेकंड के लिए प्रोसेस चलेंगी, सो 8 से लेकर 9 तक ये प्रोसेस चल रही है। तो P4 का एग्जीक्यूशन भी यहाँ से निकल चुका है। अभी प्रोसेस बची कौन सी है, P1 और P2। तो उसके बाद रडार में कौन सी है, तो सबसे पहले हमारे पास जो आई थी P2 है, तो P2 को लेके आएंगे। P2 का कितना बचा है, 2 मिली सेकंड का टाइम, तो 9 से लेकर 2 तक, मतलब 11 तक इसको चलाएंगे। जैसे P2 फिर यहाँ से निकल जाएंगी। और कौन सी बची है, P1 प्रोसेस, तो P1 प्रोसेस का 2 मिली सेकंड का टाइम बचा है गाइस, तो 2 मिली सेकंड तक उसको चलाएंगे। तो 11 टू 2, मतलब 13 तक P1 चलेंगी, मतलब पूरे पूरे प्रोसेस 4 प्रोसेस जो है उसका कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन पूरा हो रहा है। अभी कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में जाके नहीं बैठ रही है, कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में जाके नहीं बैठ रही, क्योंकि उनका सभी का सभी हिस्सा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इन दिस फैशन हमें कहीं ना कहीं वर्कआउट करना है कि रेडी क्यू और रनिंग क्यू। रेडी क्यू में हमें प्रोसेस को इनरोल करना पड़ेगा, जो रेडी क्यू में टॉप पे है, मतलब टेल पे है, उसके पहले जो है, उसके पहले वाला जो टॉप पे है, तो वो कहीं ना कहीं उसको चांस मिलेगा एग्जीक्यूट करने का। और जैसे ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, अगर उसका कुछ हिस्सा बचा है, तो वो अपने को रेडी क्यू में जाके फिर से इन्वॉल्व कर देंगे। ये हमने यहाँ पर देखा। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है अभी गाइस, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के सब कुछ कैलकुलेशन करवाना है। तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम निकलवाना है। तो कंप्लीशन टाइम निकलते समय हमने क्या कर रहा था, राइट हैंड साइड से देखा था, P1 प्रोसेस का कितना है, P1 प्रोसेस कब निकल रही है, 13 में, यहाँ पे 13 डाल दिया। P2 कब निकली, 11 में, 11 डाल दिया। यहाँ पर P3 कब निकली है, P3 निकली है 6, तो 6 यहाँ पर ये कंप्लीशन टाइम हो गया। उसके बाद P2 कब निकली है, तो P2 निकली है 9, P2 9 तक ये यहाँ पर कंप्लीशन टाइम हो रहा है। ओके, यहाँ पर भी हमने कहीं ना कहीं डाल दिया। तो P4 का शायद P4 का है, शायद P4 नॉट P2, इट इज P4। 9 तक हो गया, ये कंप्लीशन टाइम हो गया, मतलब एग्जिट टाइम हो गया, कब प्रोसेस बाहर निकल रही है। और इन सभी का एडिशन करके एवरेज हमने निकाल दिया। तो 39 डिवाइडेड बाय 4, 9.75, इट इज एवरेज कंप्लीशन टाइम। उसकी जैसे हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है गाइस, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये कंप्लीशन टाइम है, और इसमें से मुझे अराइवल टाइम माइनस करना है, ये माइनस करना है। तो बट ऑब्वियस 13 माइनस 0,
13 माइनस 0 13 आएगा, 11 माइनस 1 10 आएगा, 6 माइनस 2 4 आएगा, 9 माइनस 4 5 आएगा। ये हमने कंप्लीशन टाइम भी निकाल दिया। इसको एवरेज करना है तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमने क्या किया, एडिशन करवा दी, डिवाइड बाय 4 करवा दिया, तो 8 मिली सेकंड का एवरेज आ गया। उसके बाद वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये टाइम माइनस ये टाइम, तो 13 माइनस 6 इट विल बी 7, 10 माइनस 4 इट विल बी 6, देन 4 माइनस 2 इट विल बी 2। ऐसे करते करते हमने कहीं ना कहीं ये भी निकाल दिया, और उसका एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास है 16 डिवाइड बाय 4, यहाँ पर 4 टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं एवरेज वेटिंग टाइम जो है हमारे पास 4 मिली सेकंड आ रहा है। उसके बाद हम एडिशनल टाइम यहाँ पर निकालते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला है गाइस, सीपीयू फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। सीपीयू का फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला, तो P1 को रिस्पॉन्स मिला 0 में, तो 0 माइनस अराइवल टाइम कब आई, 0 माइनस 0 0 पे आया। फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम प्रोसेस P2 कब मिला, P2 को मिला है 2 मिली सेकंड पे, तो 2 माइनस उसका अराइवल टाइम कितना है 1, तो ये 1 आ गया। मतलब पहली बार उसको कहीं ना कहीं प्रोसेस सीपीयू कब मिल रहा है, वो रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास अवेलेबल है। वैसे ही फर्स्ट रिस्पॉन्स टू प्रोसेस 3 4 पे मिल रहा है, तो 4 माइनस अराइवल टाइम कब आई है 2, तो 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2। उसके बाद पहला रिस्पॉन्स प्रोसेस 4 को मिला है 8 में, 8 माइनस 4 यहाँ पे 4। तो ऐसे करते करते हमें रिस्पॉन्स टाइम भी मिल गया, और इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी हमने कहीं ना कहीं वर्कआउट कर दिया, जो कि 1.75 आ रहा है। ये इसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं वर्कआउट करना पड़ेगा। बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जैसे ही एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस का, उसको कहीं ना कहीं रेडी क्यू में जाके फिर से बैठना है। अगर उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूरा अगर हुआ नहीं है तो, अगर हुआ है तो वो कहीं ना कहीं वहां से जाके नहीं बैठेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बिकॉज इट इज प्रीएम्प्टिव, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमें बार बार करनी पड़ेगी। अब इसको देखने के बाद इसके एडवांटेज देख लेते गाइस कि क्या क्या हो रहा है। एडवांटेजेस में क्या है, नो स्टारवेशन विल बी देयर इन राउंड रॉबिंग बिकॉज एवरी प्रोसेस विल गेट द चांस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। सभी प्रोसेस को चांस मिल रहा है, तो कोई भी स्टारवेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हर किसी प्रोसेस को थोड़े थोड़े देर बाद अपना अपना प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का टाइम मिल रहा है, देयर इज नो स्टारवेशन। देन इट इज बेस्ट फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम, इट इज बेस्ट फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, आया आ गया, इट इज बेस्ट फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। उसके बाद लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस है, वी हैव टू परफॉर्म लॉट ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग हियर। इट मींस व्हाट, वी नीड टू कीप द सीपीयू व्हिच विल कीप द सीपीयू आइडल। यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड ज्यादा होगा, और कंटेक्स्ट स्विचिंग करते करते अगर कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है तो उस समय पे कहीं ना कहीं सीपीयू आइडल हो सकता है, ये भी यहाँ पर डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन कंटेक्स्ट स्विचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे पीसीबी की वैल्यू हमें सेव करना पड़ रहा है, हेंस ओवरहेड इज हाई एंड कॉस्ट ऑफ द पीसीबी इज आल्सो हाई। तो पीसीबी जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसकी कॉस्ट भी कहीं ना कहीं हाई रहेंगी, और यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग भी कहीं ना कहीं ओवरहेड ज्यादा पड़ेंगे। तो ये सारे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस गाइस। बट मोर ओवर, this is very important algorithm for the time sharing environment where every process get the equal chance to get executed by the CPU on the system. So this is what the round robin algorithm guys. I hope this round robin algorithm is okay with you. सारे हमने algorithm से यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ वर्कआउट कर दिए। इसके बाद में हमारे पास मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, जो दो algorithm बचे हैं, वो हम आगे के वीडियो में उसको एक्सप्लेन करवा चुके हैं। तो आप वो भी वीडियो हम कहीं ना कहीं देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।